इसको हम कहते हैं गोल फाइंडर। गोल फाइंडर कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गोल फाइंडर शीट क्या है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं कस्टमर से, कस्टमर कहता है हाँ जी बताइए क्या है आपके पास, आप सीधे जाते हैं, पॉलिसी निकालते हैं और बताना शुरू कर देते हैं। जाते हैं और पॉलिसी बताना शुरू कर देते हैं। सर हमारे पास एक अच्छी पॉलिसी आई हुई है, जीवन लाभ उसका नाम है, 836 नंबर टेबल है, और कुल मिला के वो पॉलिसी बता देते हैं। वो कहता है पॉलिसी अच्छी है, सोच के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप उसके जीवन में इंटरेस्ट ले ही नहीं पाए। तो जो गोल फाइंडर की जो शीट है यह है, इसके माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। यह जो शीट है यह जिस हिसाब से बनाई गई है, यदि आप इसको विस्तार से समझेंगे तो आप पाएंगे एकदम तुरंत इसको पढ़ पाना, इसको याद कर पाना, इसको भर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसकी आदत डाल लेंगे तो आप अच्छे अभिकर्ता बनेंगे। एमडीआरटी होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है गोल फाइंडर शीट, यानी कि जो बातें मैंने पीछे कही, आप सीधे कस्टमर के पास जाइए, उसको कहिए कि सर आज तक आपने बहुत सारे एलआईसी अभिकर्ताओं को देखा होगा, लेकिन मेरा कार्य करने का तरीका उनसे भिन्न है। मैं पहले आपके बारे में जानकारी लेना चाहूंगा। जब वह जानकारी आपको मिल जाएगी तो ही मैं आपको बेहतर प्लानिंग आपकी कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। अभी हमारे अभिकर्ता क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत ढीले होते हैं। मैं साथियों कहना चाहता हूं, आप प्रपोजल फॉर्म अपने साथ रखते हैं, उसी तरीके से आप गोल फाइंडर शीट को भी अपने पास रखिए। इसकी कम से कम 100 कॉपियां आप निकाल के रखिए, और यहां पर जहां मैं कह रहा हूं, यहां लेफ्ट साइड में जहां कर्सर दिखाई दे रहा है, इस पे इसका सीरियल नंबर और डेट जरूर डालिए। यानी कि आज आपने सीरियल नंबर वहां होना चाहिए और डेट होना चाहिए। जब से आप एजेंट हैं यह सीरियल नंबर खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आज हम बात कर रहे हैं तो 00A1 से शुरुआत कीजिए। दिनांक अगर आज 5 जून है तो 5 जून से शुरुआत कीजिए। कल यदि आप किसी से मिलने गए तो अगला नंबर 002 होना चाहिए। यह आपके रिकॉर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एक समय में, एक साल में 200 लोग, 2 साल में 500 लोग, इस तरह से यदि आपने मुलाकात की, तो हर व्यक्ति जिससे आप मिले थे उसका गोल फाइंडर शीट भरा हुआ आपके पास होना चाहिए, ताकि उस क्लाइंट की सही सही जरूरतें आपको पता हो और वह बात आप समझ जाएंगे। तो इसके ऊपर सीरियल नंबर नहीं प्रिंट है, यहां पर आप सीरियल नंबर प्रिंट करवा लेंगे या पेन से लिख लेंगे और डेट। इससे आपको भी पता चलेगा कितने लोगों से मिल चुके हैं, यदि आपको यह भरना आता है और नहीं भरना आता तो। अब किस तरह की चीजें होती हैं, यहां पर आ जाएगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आपको नाम उसका पता है, लेकिन फिर भी सर कहिए आप कस्टमर को, सर आजकल एलआईसी अपडेटेड हो गई है, एलआईसी चाहती है कि आप ये पूरा ब्यौरा हमें दें ताकि हम एलआईसी में जमा कराएं। तो कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होती, और फिर आप कह सकते हैं कि सर मुझे थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहिए, और ये जानकारी जो है सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेगी, हम किसी को कुछ बताने वाले नहीं हैं, ये लीक नहीं होने वाली है। आप कस्टमर का नाम पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछिए, मैरिटल स्टेटस पूछिए। डेट ऑफ बर्थ के साथ यहां पर आप एज भी लिख सकते हैं, नियरेस्ट बर्थडे, ताकि आपको पता चले। उसके बाद आप उसका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, स्पाउस वर्किंग है वो लिखिए, बच्चे कितने हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ यदि लिखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको ये शीट जो है जब आप घर चले जाएंगे, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ होगा, उसकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होगा, तो आपके पास एक बहाना होगा कि आप हमेशा जब भी यदि आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एनिवर्सरी, ये चीजें मेंटेन करते हैं तो आपके पास उसकी डिटेल्स रहेंगी, और ये आपको एक बहाना देता है कस्टमर से लगातार जुड़े रहने का। साथियों यहां मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको आदत नहीं है रिकॉर्ड मेंटेन करने की तो आप इसको करना शुरू कर दीजिए।
इसके बाद आते हैं जॉब करता है, बिजनेस करता है। अगर जॉब करता है तो किस कंपनी में करता है, बिजनेस करता है तो किस तरीके का उसका बिजनेस है, डेसिग्नेशन किस पद पर कार्यान्वित है। और अगला जो सवाल है वह यह है कि अब से लेकर एक्टिव लाइफ से वह किस उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहता है, ताकि आपको सीधा सीधा पता चल जाए कि हमारे पास यदि एक व्यक्ति है जिसकी एज है 35 इयर्स और वह 60 पर रिटायर होना चाहता है, तो आपको भली भांति दिखाई देगा कि इस बीच में जो टाइम पीरियड है वो 25 साल है। आपको 25 सालों में ही उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आपको। लेकिन कंफ्यूज मत होना, यदि आपको लगता है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि सारी चीजों को यह वीडियो जो है बड़े मुश्किल से मैंने बनाया है। इसको बार बार देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखें, क्योंकि यदि आपको सही से भरना आ गया तभी आपकी लाइफ हैप्पी होगी, तभी कस्टमर की लाइफ हैप्पी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने बताया यहां पर आपको, कि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपने उसका डेट ऑफ बर्थ लिया, उसकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ लिया, एनिवर्सरी की डेट ली, कब उसकी एनिवर्सरी है, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ लिए, क्लासेस तक भी मेंशन कर सकते हो, कौन सी क्लास में पढ़ता है, नाम भी लिख सकते हो। यह सब कुछ नहीं है इसमें अगर अपडेट करना चाहो तो। अब हमें मालूम है कि किस उम्र पे वह रिटायर होगा, तो अब आप अगला सवाल जो है उससे फिर पूछिए, जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है नीचे, इसमें वो चीज डाली जाएगी, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड रहने वाला है। इसमें मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूं। आप यहां पर देखिए, सीरियल नंबर के कॉलम दिए हुए हैं, उसकी लाइफ के जो उद्देश्य मैंने बताए, यदि उन उद्देश्य को आप नहीं नोट करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएंगी। यदि आप अपनी पॉलिसी को उसके लाइफ के गोल के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, आप क्लब मेंबर नहीं हो पाएंगे, आप MDRT नहीं हो पाएंगे। साथियों, जो चीज मैं बता रहा हूं यह एक ऐसा चीज है, ये ऐसा कंसेप्ट है, यदि आप इस्तेमाल करोगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल जो होगा, इतना भरने के बाद अब अगला सवाल कस्टमर से पूछेंगे। ये जो सवाल मैं कह रहा हूं, ये भाषा, ये बात करने का तरीका आप बार बार इस वीडियो को देखकर सीखिए। आपका सवाल होना चाहिए, अब से लेकर रिटायरमेंट तक आपके व आपके परिवार के ऐसे क्या क्या सपने हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जिनके लिए आपको एक बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। व्यक्ति कह सकता है, सीरियल नंबर 1, वह कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं रिटायर हूं, आज से 25 साल के बाद मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो वह आप समय लिख सकते हैं, रिटायरमेंट का समय लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि इस व्यक्ति की एज जो है 25 है, तो 25 की आयु यदि है तो हमारे पास जो समय बचेगा वह बचेगा 25 साल। एज है 35, 60 पे वह रिटायर होना चाहता है, तो हमारे पास जो समय बचेगा वह बचेगा 25 साल का समय बचेगा। और उससे कहिए कि पहला सवाल यदि होता है, वह रिटायरमेंट को चूज करता है, तो वह समय लिखिए और उसको कहिए कि यदि वह पेंशन को लेकर कहता है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं, सवाल पूछा जाना चाहिए, अब से लेकर रिटायरमेंट तक आपके व आपके परिवार के क्या क्या ऐसे सपने हो सकते हैं जिनके लिए आपको एक बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वह लिखवाता है। जैसे मैं चेंज कर लेते हैं इसको दोबारा। पहला उसने सवाल दिया, वो चाहता है पेंशन, उसने कहा पेंशन। पेंशन के लिए उसने कहा कि अभी उसकी एज 35 है, आज से 25 साल के बाद जब वह रिटायर होगा तो वह पेंशन चाहता है, और पेंशन जो होगी वह चाहता है कि 25,000 से लेकर 30,000 हो। अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं, महीने की। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आज की वैल्यू में लिखना है आपको। यदि वह कहता है 25 से 30,000, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कस्टमर को समझाइए, सर 25,000 या 30,000। सेल्स में यदि आप हैं तो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कस्टमर क्या कह रहा है, आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि यदि आप उसको वह
प्लस माइनस फिगर बता रहा है, तो इससे यह बात तय है कि कस्टमर को नहीं मालूम कि उसे क्या चाहिए। तो आप कह सकते हैं सर 25,000 या 30,000। उसने आपको रिटायरमेंट का एक तरीका बता दिया। सवाल नंबर 2, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां कॉलम है सीरियल नंबर 2, तो फिर आप पूछ सकते हैं इसके अलावा कोई और बड़ी जिम्मेदारी जिसके लिए आपको बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। तो जैसे उसने बताया कि उसके पास एक लड़का है, एक लड़की है, या जो भी जैसे आपने इंफॉर्मेशन ली, तो आपका दिमाग भी काम करेगा कि हाँ इसकी पेंशन भी बनानी है, इसके बच्चों की एजुकेशन भी है, इसकी बच्चों की शादी भी करनी है। तो वह कहेगा हाँ मैं अपने बड़े बच्चे के लिए यह चाहता हूं। आपने नाम नहीं पूछा है तो आप नाम पूछिए। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि बड़ा बच्चा रोहित है, रोहित की उम्र 2 साल है, तो हम कहते हैं, वह कहेगा रोहित 2 साल का है, आज से 17 साल के बाद जब वह 19 साल का होगा तो मैं उसकी पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपया जोड़ना चाहता हूं। ठीक है। यदि उसने पूरा नहीं बताया तो कहता है, और इतना भी कह सकता है कि रोहित के लिए मैं पैसे जोड़ना चाहता हूं। तो आपका अगला सवाल इस तरीके से होना चाहिए, यदि आज रोहित बड़ा होता, यानी प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूं, सवाल को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको यह याद करना है। यदि आज रोहित बड़ा होता तो उसकी कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ती। साथियों, यदि वह 20 लाख कह रहा है, कस्टमर ने यदि 20 लाख कहा, तो इसका मतलब आप समझिए कि 20 लाख का मतलब यह हो गया कि वह आज चाहता है 20 लाख। यानी कि आज से 18 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन रेट जो है हम लें तो हम कुछ भी कैलकुलेशन करना मैं इसके लिए आपको बताऊंगा, लेकिन आप 20 लाख तो लिख ही लीजिए प्रेजेंट वैल्यू। फिर कंफर्म कीजिए कि जैसे एक बच्चा था तो दूसरे बच्चे के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर एक ही बच्चा है तो यह सवाल यहां समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर वो कहता है कि बच्चे की शादी भी करनी है, बच्चे के लिए बिजनेस सेटअप करना है, तो आपका सवाल शादी के लिए ऐसा होता, यदि आज रोहित शादी के योग्य होता तो उसकी शादी के लिए आज आपको कितने रकम की जरूरत होती। यदि आज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसको आप भरेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि उसकी कोई लड़की है, मान लीजिए प्रीति है, तो आप कह सकते हैं सर प्रीति के एजुकेशन के लिए तो आपने बता दिया, अब यदि वो कहता है कि मेरे को प्रीति के एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, तो आप लिख सकते हैं प्रीति की मैरिज के लिए भी। तो आप कह सकते हैं अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि सर यदि आज प्रीति शादी के योग्य होती तो आपको कितनी रकम की आवश्यकता होती। तो आप यहां लिख सकते हैं। साथ ही साथ पूछिए कि आपके यहां आपको क्या लगता है किस उम्र में प्रीति की शादी होगी, तो उसका टाइम लिखिए, यानी कि अब से कितने साल की वह है। अगर 2 साल की है तो 22 साल के बाद उसको जरूरत पड़ेगी 24 साल में, और समय यहां पर 22 साल लिख दीजिए। इसी तरीके से कोशिश कीजिए कि ये जो कॉलम हैं ये सारे भरने हैं, क्योंकि आप करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग थ्रू LIC। कस्टमर को नहीं मालूम, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां अगर आप LIC के माध्यम से पूरी करेंगे तो आपको बड़ा प्रीमियम मिलेगा और साथ साथ कस्टमर की जरूरतें भी पूरी होंगी। तो इसी तरीके से मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, अब से लेकर रिटायरमेंट तक आपके व आपके परिवार के ऐसे कौन से सपने हैं जिनके लिए आपको एक बड़ी रकम की आवश्यकता होगी, तो वह जिम्मेदारियां लिखवाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट उसने छोड़ दिया है, रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं इसके अलावा कोई और जिम्मेदारी जिसके लिए आपको बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं। और अगर आप उसकी एजुकेशन के लिए बात करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यदि आज रोहित बड़ा होता तो उसकी कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता होती, आज के ऊपर बात कर रहे हैं। यदि प्रीति आज शादी योग्य होती तो उसकी शादी के लिए आपको कितने रकम की आवश्यकता होती। यह बहुत जरूरी प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद आप पूछ सकते हैं एक और सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कह सकते हैं बिटिया की शादी हो गई और उसका करियर बन गया तो आपको कैसा लगेगा और आप इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आप समझिए, आप उस गोल को पक्का करने के लिए आप चाहते हैं कंफर्म करना। आप कहिए प्रीति की शादी अच्छे से हो गई, उसकी नौकरी अच्छे से लग गई, वह जो डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना चाहती है वह अच्छे से बन गई, ठीक ठाक बन गई,
तो आपको कैसा लगेगा, आपकी जिम्मेदारियां कैसी होंगी और आप इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे। इसी तरीके से रोहित का करियर बन गया, रोहित की जॉब लग गई, तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरीके से कई सारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इतने सारों सवालों को लेकर अगर आप आगे चलेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। इसीलिए 1 by 1 चलना होगा, 1 by 1 चलना होगा, सभी को एक साथ नहीं लेंगे। ये तो आपने फिल कर दिया, जो सवाल मैंने अच्छे के लिए पूछे थे वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आप इतने सारे सवालों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा इन सारे जिम्मेदारियों में सबसे पहले किस जिम्मेदारी के लिए आप बचत करना शुरू करना चाहेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यानी कि आपने पेंशन, एजुकेशन, मैरिज, इंश्योरेंस, सेविंग सब कंसिडर कर लिया, लेकिन आपका अगला सवाल होना चाहिए इन सारी जिम्मेदारियों में से सबसे पहले किस जिम्मेदारी के लिए आप कार्य करना चाहेंगे, बचत करना शुरू करना चाहेंगे। यदि वह कहता है बच्ची की हायर एजुकेशन या बच्ची की शादी, तो आप कह सकते हैं सर आप सेविंग करते हैं और हमारी प्लानिंग के हिसाब से बिटिया की शादी और उसका करियर बन गया, तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरीके से यदि उसने रोहित की एजुकेशन को चूज किया है, तो आप कह सकते हैं सर हमारी प्लानिंग के हिसाब से, जो उसने प्राथमिक जवाब दिया, सबसे प्राथमिक का मतलब हो गया सबसे पहले, इन सारे सपनों के लिए सबसे पहले किस जिम्मेदारी के लिए बचत करना चाहोगे, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। बस उसी ऑप्शन पे आज के लिए काम करना है, बाकी जो ऑप्शन बच जाएंगी उनको आप नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि पहले एक जिम्मेदारी पूरी हो जाए। पता चले उसके पास पैसे नहीं हो, उस वक्त आपने प्लानिंग कर बहुत सारी कर दी, उसको कंफ्यूज कर दिया है, आपने इसको फिल तो कर लिया, यानी कि आपको ये तो पता चल गया इसकी ये जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आज सिर्फ आपको उस चीज को पूरा करने के लिए कार्य करना है जो वह सबसे पहले चाहता हो, जो जिसके उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो। और उससे पूछिए कि यदि यह चीज पूरी हो गई तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा महसूस होगा, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, आपको कैसा लगेगा, आप उसको सेलिब्रेट कैसे करेंगे। एक सवाल और भी बनता है, सर यदि किसी कारण से, यह सवाल जरूर पूछना होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप नोट कीजिए। सवाल बता देता हूं, रोहित का ही पढ़ाई के ऊपर या प्रीति की शादी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रीति की शादी को लेकर मानते हैं कि इस प्रीति की शादी का उन्होंने प्राथमिकता दी है। तो हम कहेंगे सर यदि किसी कारण से हम उतना पैसा न बचा पाए और बच्चे की पढ़ाई और करियर अधूरा रह जाए, तो आपको कैसा लगेगा। यहां पर बच्चे की जगह आप प्रीति नाम इस्तेमाल कीजिए, नाम इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारण से हम उतना पैसा ना बचा पाए कि प्रीति की पढ़ाई और करियर किसी भी कारण से अधूरा रह जाए, तो आपको कैसा लगेगा और क्या आप ऐसा होने देंगे। ये बात दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद करनी है कि करियर अधूरा रह जाए तो कैसा लगेगा और क्या आप ऐसा होने देंगे। तो व्यक्ति थोड़ा सा भावुक हो जाएगा, नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे होने दूंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं ये सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीक्वेंस बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप फर्क देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मान लीजिए हम तो प्लानिंग कर रहे हैं, हमने प्रीति की शादी के लिए प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन शायद उसने पहले से ही कहीं प्लानिंग कर रखी हो, तो इसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा। सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, अब तक आपने प्रीति की शादी के लिए कितना पैसा अलग से बचाया हुआ है जिसे आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथियों यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार सुनिएगा। अब तक आपने प्रीति की शादी के लिए कितना पैसा अलग से बचाया हुआ है जिसे आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आमतौर पर लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें वो पैसा बचाते हैं और वह थोड़े दिन बाद खर्च हो जाता है। तो कैसे होगी फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे होगी जिम्मेदारियां। तो आपको ये समझाना है उसको कि सर ये जो पैसा है आपके जीवन के बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम बचा रहे हैं, हम इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, साथ ही साथ यदि आपने
अगर वह चाहता है कि आज उसकी शादी, बेटी की, प्रीति की शादी के लिए 25 लाख रुपया उसको चाहिए, 25 लाख रुपया अगर हमने लिखा हुआ है, तो 25 लाख का मतलब ये हो गया कि अगर उसने कहीं अरे से और प्लानिंग की है जहां से वह उसको 10 लाख रुपए मिल सकता है, तो साथियों आपको केवल 15 लाख रुपए की ही प्लानिंग करनी है, पूरा पैसा उससे नहीं लेना, क्योंकि और भी लक्ष्य हमारे पास होंगे जो हमें पूरे कराने होंगे उससे, तभी उसकी लाइफ हैप्पी हो पाएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सही सही प्लानिंग करना, ताकि उसकी लाइफ हैप्पी हो, उसकी लाइफ हैप्पी होगी तो हमारी लाइफ हैप्पी होगी। तो साथियों आप समझ गए, यानी कि हमने प्राथमिकता जो दी थी वो प्रीति की शादी के लिए प्लानिंग हमने की। आज वह 25 लाख रुपए चाहता था, उसने, हमने पूछा उससे, सर कोई और प्लानिंग तो कहीं और तो उसने नहीं किया हुआ है, ठीक है। यदि वह कहता है कहीं और उसने किया हुआ है और वह कहता है वहां से 10 लाख रुपए आ सकते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको 25 लाख में से 10 लाख माइनस करके आपको 15 लाख रुपए की ही प्लानिंग करनी होगी। दुखी होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अभी उसका रिटायरमेंट बचा हुआ है, अभी रोहित की एजुकेशन बची हुई है, उसकी और जिम्मेदारियां होंगी जो आप उसने बताई होंगी, वह सारी बची हुई हैं। तो हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी है और बहुत सारा पैसा उससे लेना है और बहुत सारे पैसे उसको देने हैं मैच्योरिटी के माध्यम से, ताकि उसकी लाइफ हैप्पी हो सके। अब फिर आप पूछ सकते हैं कि सर क्या आप चाहोगे मैं एक ऐसी योजना बनाऊं जिससे किसी भी परिस्थिति में आपके व आपके परिवार के पास प्रीति की शादी के लिए पर्याप्त धन हो। साथियों मैं बताना चाहता हूं, यह नाम जरूर इस्तेमाल करें। नाम सुन सुनकर व्यक्ति जो है इमोशनल सा होता है, उसको लत लगता है कि जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है वह सही से प्लानिंग करने में इंटरेस्टेड है, वह सही से प्लानिंग करना चाहता है। सवाल दोबारा दोहरा देता हूं, क्या आप चाहोगे मैं एक ऐसी योजना बनाऊं जिससे किसी भी परिस्थिति में आपके व आपके परिवार के पास प्रीति की शादी के लिए पूरा पैसा हो? और वह हां कहता है, इसका मतलब आप बार बार उसको कह रहे हैं पॉलिसी लेने के लिए। आप इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन साइकोलॉजी आप कह रहे हैं सर क्या आप पॉलिसी लेने के लिए तैयार हैं? वह कहता है हां मैं तैयार हूं, तो वह डेफर नहीं कर सकता है, वह मना नहीं कर सकता है। तो इस सवाल को आपको दोबारा पूछना है, क्या आप चाहोगे कि मैं एक ऐसी योजना बनाऊं जिससे किसी भी परिस्थिति में आपके व आपके परिवार के पास प्रीति की शादी के लिए, रोहित की एजुकेशन के लिए, जो हमने प्राथमिक पहला सवाल लिया था उसके ऊपर हम कहेंगे कि ज्यादा ज्यादा हमारे पास पैसे हों, पर्याप्त धन हो। इसके बाद वापस यहां आ जाते हैं हम, यहां पर अब जब वह कह चुका है कि हां आप बनाइए, तब सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में जानना, कितना पे कर सकता है, कितना लोन चल रहा है, कितना क्या है। सबसे पहले पूछिए सर आउटस्टैंडिंग होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन कोई है क्या? यदि है तो इसका मतलब समझिए कि कभी कोई दुर्घटना हो गई, जो इसने पैसे बचाए हुए हैं वह सारे के सारे पैसे तो इन खर्चों को पूरा करने में निकल जाएंगे, तो उसके बच्चों की तो एजुकेशन पूरी ही नहीं हो पाएगी। यहां पर लिखेंगे, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। कस्टमर कहता है कि उसका 20 लाख रुपए का जो है हाउसिंग लोन चल रहा है। उसके बाद आप पूछते हैं कि जो घर खर्च है उसमें कितना पैसा जा रहा है, किराया वगैरह सब कुछ लगा के। कस्टमर कहता है कि लगभग 30,000 रुपए महीना उसका घर खर्च है, जिसमें रेंट वगैरह सारा कुछ इंक्लूड हो गया है। इसका मतलब आप समझिए, अगर हम कैलकुलेशन करने पे आए तो यहां पर इंटू 12 3.6 लाख रुपीज पर एनम उसका घर खर्च है, जिसमें उसका किराया वगैरह सारा कुछ जा रहा है, और ये लोन उसका है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या कुछ और हो। राइट। अब इमरजेंसी फंड, साथियों हमें लगता है जो पैसा हमारे पास है वो इमरजेंसी फंड ही है हमेशा, लेकिन आप फिर भी आप पूछिए कि कोई इमरजेंसी अगर हो जाए तो उसके लिए कितना पैसा बैंक में पड़ा है, आपको पता होगा। इमरजेंसी फंड कहें या कैश में कहें, एक ही बात रहेगी, तो वो अमाउंट आप लिख सकते हैं। साथ ही 2 कॉलम खाली हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं क्या आपने किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम वगैरह कराया हुआ है? अगर यहां आप यस लिख देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है वो भी आप फिल कर सकते हैं कि
अगर उसके पास मेडिक्लेम है टिक कर दीजिए, नहीं है तो आप लिख दीजिए मेडिक्लेम। इसका मतलब यह हो गया कि मेडिक्लेम की गुंजाइश भी बचती है उसके पास। अब अगर उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए तो आप देखिए 20 लाख रुपए का हाउसिंग लोन पेंडिंग है और 3,60,000 रुपए हर साल इसको चाहिए। ये रहे या ना रहे इसके परिवार को चाहिए। तो अगर आप उस निकालना चाहते हैं कि इसका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए तो इनटू इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यदि आपको जो फिगर निकल के आएगी वह लगभग 50 लाख निकल के आ रही है 7% के हिसाब से। तो यदि आपको यह फिगर मिल जाती है कि 50 लाख रुपए उसके बैंक में होने चाहिए या उसको इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं यह तो वहां अमाउंट है जो 3,60,000 के लिए काफी है। हमेशा जो साल के खर्चे हैं उसको 14 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस उसका लोन भी चल रहा है, यानी कि परिवार जो है सब कुछ एज इट इज रहे तो उसकी लायबिलिटीज अगर पूछें तो टोटल लायबिलिटीज की 70 लाख रुपए की बनती हैं। तो जो कॉलम है नीचे की तरफ वो हम इसको यहां पर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लायबिलिटीज जो भी हम बोलेंगे उस 70 लाख यहां पर हमें लिखना पड़ेगा। अब कैश हमने लिख दिया, मान लीजिए उसके पास 2 लाख रुपए था, उससे पूछिए म्यूचुअल फंड शेयर डिबेंचर में कुछ लगाया हुआ है, ये आपको यहां पता चल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस में कितने का बीमा लिया हुआ है। लोग अक्सर आप जब जाते हैं तो कहते हैं मैंने बीमा कराया हुआ है। अगर हमारा एक एडवाइजर 3 लाख रुपए का बीमा दे के आया है तो हाँ उसके पास बीमा तो है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि उस बीमे का कोई महत्व नहीं है, पेंशन फंड नहीं है तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहीं पर दोबारा। वह कहता है कैश उसके पास 2 लाख रुपए हैं, इंश्योरेंस उसके पास 10 लाख रुपए का है, उसने आपकी जीवन आनंद 814 जो है नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी ली हुई है, 10 लाख का जीवन आनंद उसके पास है, मुझ शेयर्स में भी पैसा लगाता है 2,000 रुपए महीना। पेंशन के लिए उसने अभी प्लानिंग नहीं की है तो वो अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो टोटल आप देखिए अगर 10 लाख रुपए का बीमा है, 2 लाख कैश में है, 2,000 रुपए महीना म्यूचुअल फंड में जाता है, तो कुल मिला के कितना आपको लग रहा है, या रेंटल वगैरह से कहीं से कुछ इनकम आती है, टोटल आप एस्टिमेट करके बता सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है 20 लाख रुपए टोटल हुआ, तो आप उसको बता सकते हैं कि सर 20 लाख रुपए आज आपका एसेट है, लेकिन आपकी लायबिलिटी जो है वह कितनी ज्यादा है। तो गैप कितना होगा एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में वो आप यहां लिखेंगे। यदि टोटल एसेट्स 20 लाख रुपए के बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी 70 लाख की है, तो आपको बताना पड़ेगा सर आपने तो अब तक जो भी प्लान किया है उसमें आपकी जिम्मेदारियां और आपकी जो इनकम है वो 50 लाख का गैप है। यानी कि हमने ये बात जो बताई यह यहां पर बताई कि सर कम से कम बीमा 50 लाख रुपए का आपका होना चाहिए। साथियों समझने की कोशिश करना, अब से पहले आप 2 लाख 5 लाख रुपए की पॉलिसी बेच रहे थे, 10 लाख रुपए की पॉलिसी बेच रहे थे, लेकिन यदि आपने इस चीज को समझा तो आप समझ पाए कि आप 50 लाख के बीमे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद कई बार साथी होते हैं, कुछ लोग जाते ही वे बताते हैं कि सर जीवन लाभ ले लीजिए, जीवन लक्ष्य ले लीजिए, जीवन आनंद ले लीजिए, और कस्टमर ने वो पहले से ली होती है तो उसको लगता है यार तू मुझे जो बता रहा है वो तो पहले से मैंने ली हुई है। तो आपको पूछना भी जरूरी है सर अब से पहले कौन कौन सी आपने पॉलिसी ली हुई है उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले आप पूछिए कि पॉलिसी कौन सी है। कस्टमर को पॉलिसी नंबर याद नहीं होती, आपको मालूम है कभी भी। यहां बात ध्यान देने की है, कस्टमर को पॉलिसी नहीं पता होती, कस्टमर को पॉलिसी के फीचर नहीं पता होते, बस उसे पता होता है तो यह बात कि वह प्रीमियम भर रहा है। यहां पर रीजन साफ साफ तौर पे मेंशन किया है हमने कि क्या रीजन था पॉलिसी लेने का, वह लिखिए। लेकिन उसे पता नहीं होता, वह कहता है एक मनी बैक ली है, एक एंडोमेंट ली है जिसका मैं 20,000 प्रीमियम दे रहा हूं, 25,000 दे रहा हूं। यानी कि ऐसी पॉलिसियां कोई फायदा नहीं। यदि आपके पास LIC की पॉलिसी है तो साथियों उसके लिए फायदा इसलिए नहीं है कि कब न जाने उस पॉलिसी को तोड़ दे, कब उसको परेशानी आ जाए, कब उनको तोड़ के वो निकाल लेगा तो उसके जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे और कस्ट एजेंट को भी नुकसान होता है। तो एक तो सबसे पहला सवाल ये पूछना है रीजन फॉर टेकिंग आउट पॉलिसी, यह पॉलिसी लेने का कारण क्या था। दूसरा, कितने लाख की है, कितना प्रीमियम है और किस साल में मैच्योर होगी। यदि वह इतना कुछ बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी बता सकता तो आपको अंदाजा हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं जिस पॉलिसी को आप बताना चाहते हैं वह पहले से लेके बैठा हुआ है। इसी तरीके से दूसरी पॉलिसी, तीसरी पॉलिसी, तो ये आपको पूरा आइडिया लग जाएगा
कि इस कस्टमर ने इतनी पॉलिसी ली हुई है, दूसरा कितना प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी है। इन पॉलिसीज को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की जो यहां पर बात आई, उन्हीं का हिस्सा है। प्राइवेट से ली हो, LIC से ली हो, कहीं से ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको समझा सकें। अगला सवाल, अभी तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सवाल हमने पूछा है जिसका उत्तर वह ना दे, लेकिन अब हम पूछ सकते हैं कि सर ऐसे खर्चे जो हर महीने होते ही होते हैं, कस्टमर खर्चे बड़े चौड़े होके बताता है कि मेरे 25,000 रुपए के खर्चे हैं, जैसे उसने पीछे भी बताया था, मैंने लिया था 30,000 रुपए खर्चे थे, लेकिन कई बार अचानक खर्चे आ जाते हैं। वह कहता है कि मेरे जो खर्चे हैं वो 30,000 तो है ही हैं, लेकिन कभी कोई मेहमान आ गया, कोई जिम्मेदारी आ गई, कहीं घूमने चले गए तो 10,000 रुपए अलग से हो गए, तो टोटल खर्चे जो हैं वो 40,000 रुपए महीने हो गए। ये भी आपको लिख लेना है, राइट। अब आता है मंथली इनकम। जब आपने कस्टमर को इतना बेनिफिट बता दिया है, इतने अच्छे से प्लानिंग कर ली है, तो यदि अब आप उसकी इनकम के बारे में पूछोगे तो वह मना नहीं करेगा, वह मना नहीं करेगा, वह बता देगा आपको। तो अब आपको पूछना है सेल मंथली इनकम, तो आप पूछ सकते हैं मंथली इनकम, यहां मंथली पूछनी है। अगर वह 60,000 रुपए कहता है तो वह तो सैलरी या बिजनेस से हो गई, लेकिन पूछ सकते हैं कहीं रेंट वगैरह से इनकम और तो नहीं आती है। अगर मान लीजिए 10,000 आती है तो 70,000 हो गई, तो टोटल मंथली इनकम जो हो गई वो 70,000 हो गई। आप समझिए, पीछे हमने पूछा था, जो खर्चों की बात की थी हमने, तो हमने पूछा था खर्चे, तो यहां पर पता चला था ये खर्चे आ रहे हैं 30,000 रुपए महीना, लोन की किस्त भी जा रही होगी मान लीजिए 10,000 रुपए, तो कुल मिला के सारे खर्चे 50,000 हो गए, और इनकम जो उसने अभी बताई वो 70,000 है। यानी कि अगर हम डिस्पोजेबल इनकम देखें, जिसके यहां डिस्पोजेबल इनकम देखें, तो वो आपकी 20,000 है। यानी कि 70,000 आमदनी में से जो उसके 50,000 के खर्चे थे वो निकाल दिए, तो डिस्पोजेबल इनकम हो गई 20,000। अब ये मंथली है, इसका मतलब समझिए डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है निवेश योग्य मासिक आय। अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर महीने वह कितना पैसा दे सकता है, तो अगर 20,000 आ सकती हैं तो आप उसको दोबारा उसको कंफर्म कर सकते हैं। सर क्या आप कहना चाहते हैं कि यदि बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए निवेश करना चाहें तो हर महीने 20,000 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आप समझिए, अब 20,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना भी कर रहे हैं तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, प्रीमियम बेसिस, सम एश्योर्ड बेसिस नहीं। ठीक है, जब आपको पता चलेगा, अगर उसको लगता है कि नहीं 20,000 रुपए ज्यादा, तो अपने आप कहेगा नहीं 10,000 रुपए, अभी 15,000 रुपए ही दे सकते हैं, यही वाली बात है। और अगर आपको लगता है तो उसको प्लानिंग करके जब देंगे तो आप कह सकते हैं सर हम इन सपनों के अलावा आपको करना ही क्या है। तो यदि अगर आप ज्यादा पैसे दे भी रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां जो जीवन में हमने शुरू में डिस्कस की थी वही तो पूरी होनी है, तो डर कैसा, कितना भी पैसा दे दीजिए। उसके बाद अगला सवाल है, प्रीति की शादी और रोहित की एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं, हालांकि बात करने के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम जैसे जैसे देखेंगे। अब आप कहते हैं यदि रोहित की पढ़ाई और प्रीति की शादी के लिए निवेश करना चाहें तो किस प्रकार का निवेश करना चाहेंगे। आप देखिए निवेश कैसा है, सेफ है, ठीक है, यहां पर ग्रोथ है यानी कि एग्रेसिव, आप रिस्क लेना चाहेंगे। इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर सेफ का मतलब है गारंटेड, यानी कि हमारी मैक्सिमम पॉलिसीज किस किस तरह की, एंडोमेंट पॉलिसीज, आरडीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दीजिए, दो चीजों पर ध्यान दीजिए, एंडोमेंट पॉलिसी और आरडी, बैंक की या पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम, सिर्फ इन्हीं में वह पैसा लगाना चाहता है, वह गारंटेड चाहता है। वह कहता है नहीं मुझे रिस्क भी लेना है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि रिस्क लेना है उसको, तो उसको बोलिए कि कुछ पैसा यहां पर, कुछ पैसा यहां पर, म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, यूलिप्स में भी लगा सकते हैं, ताकि जब मार्केट बढ़े तो उसको वहां से भी फायदा मिले, और अगर मार्केट गिरे तो उसका पैसा पूरी तरह से ना गिरे। और कहते हैं कि मॉडरेट, अगर ये कहता है मुझे बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, मैं सारा का सारा पैसा जो है उस पर डाल सकता हूं, तो यूलिप और रियल एस्टेट ये ऑप्शंस बनती हैं।
या तो वहां पैसा बहुत ज्यादा बनेगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जब आप उससे पूछोगे क्या आप गारंटेड चाहते हैं या थोड़ा सा नॉन गारंटेड या पूरी तरह से ही मार्केट के ऊपर, तो कस्टमर गारंटेड लेना चाहते हैं। और फिर भी कुछ अगर लोग हों वो कहें कि नहीं सर गारंटेड मुझे सिर्फ इतना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में यूलिप में डालना चाहता हूं, तो आप यहां परसेंटेज लिख सकते हैं कि 50% आपका गारंटेड कर देते हैं और 30% जो है या 40% या 50% जो बचा वह आपका यूलिप में डाल देते हैं। तो एक साथ आपकी संभावनाएं बढ़ गई कि एक साथ आप एंडोमेंट पॉलिसी भी दे रहे हैं उसको, आप यूलिप भी दे रहे हैं उसको, हेल्थ पॉलिसी भी दे रहे हैं जैसे हमने पीछे देखा। तो यहां से आपको पूरी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है अब कि उसकी क्या लायबिलिटी है, क्या सपने हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन सी पॉलिसी पहले ली हुई है, कितना बीमा पहले लिया हुआ है। अब बात आती है उसको बताने की, और वो उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन। अब आपको आराम से रिकमेंड करना है। यदि आपको लगता है कि आप वहां पर बैठकर कस्टमर से आराम से बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको लगता है नहीं, आपको समय लेना है पूरी प्लानिंग करने के हिसाब से, तो आप घर जाकर भी बताइए कि सर मैंने आपकी डिटेल नोट कर ली है, मुझे अगला समय बता दीजिए हम कब मिल सकते हैं, ताकि मैं आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से बढ़िया से प्लानिंग दे सकूं। अब जैसे उसने कहा, अगर वह कहता है कि 20 लाख रुपया और आपको पता चला कि आप उसको आपने देखा प्रीति की जो शादी के लिए हम चाह रहे थे, अगर हम प्रीति की शादी के लिए बात कर रहे हैं तो आप देखिए प्रीति की शादी के लिए जब हमने कहा यहां पर उसने 15 लाख रुपए चाहे, क्योंकि 10 लाख रुपए वह कहीं और से अरेंजमेंट कर रहा है, लेकिन वह आज की है। आज यदि शादी होती है प्रीति की तब प्रेजेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये समझिए कि आज से 18 साल के बाद जब शादी होगी तो लगभग उसको 60 लाख रुपए चाहिए होंगे। इसका मतलब अब अगर रिकमेंड करना चाहते हैं तो पहला रिकमेंडेशन, क्योंकि हम प्रीति की मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आज से 18 साल के बाद यदि आपको रिकमेंडेशन करना है और 60 लाख रुपए चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि आपको 30 लाख रुपए की जीवन लक्ष्य पॉलिसी इसको यहां बतानी चाहिए। दिस इज रिकमेंडेशन 1 हो जाती है। दूसरा रिकमेंडेशन हो जाता है, अगर पहली बार, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार में एक ही पॉलिसी, एक ही एम पर फोकस करिए। न आप कहीं जा रहे हैं न कस्टमर कहीं जा रहा है। और अगर 25 लाख रुपए की पॉलिसी आपने करी और उसका 18 साल का टेन्योर है, तो आप मानिए 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा। आप इसको चाहें तो मंथली माध्यम से भी ले सकते हैं, तो कस्टमर को जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रिकमेंडेशन 1। अगर कस्टमर के पास और टाइम है तो फिर अब आप रोहित की एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। साथियों यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है गोल नंबर 1 प्रीति की मैरिज। उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 25 लाख है। आज से 18 साल के बाद उसकी जरूरत, शादी की जरूरत के लिए यह 60 लाख रुपए होने वाला है। तो उसके बेनिफिट्स आप बताएंगे। अब उसी तरीके से जैसे एक बार आपको हो गया, कस्टमर रेडी है, तो मैं आपको कहूंगा कि सर ये जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब इसके बाद आता है रोहित की एजुकेशन। रोहित की एजुकेशन के लिए आपने 20 लाख रुपए मांगे थे, दोबारा प्लान कीजिए। अब हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि रोहित की एजुकेशन के लिए अब आपको गोल जैसे जो हमने पॉइंट शुरू में लिखे थे, प्रीति की एजुकेशन, रोहित की एजुकेशन, प्रीति की मैरिज, उसका रिटायरमेंट, ये सारी चीजें बारी बारी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उसकी पेइंग कैपेसिटी 20,000 रुपए महीना है। तो इसका मतलब हो गया 2,40,000 रुपए आपको लेने ही हैं। अगर आप 2,40,000 रुपए छोड़ के आ रहे हैं तो फिर आप MDRT के सपने छोड़ दीजिए, क्योंकि इस माध्यम से यदि आप चलेंगे तो आपने पूरा का पूरा प्रीमियम जो है 2,40,000 एक केस में आ रहा है या एक फैमिली से आ रहा है। तो MDRT के लिए मुझे नहीं लगता 20 से ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, 30 से ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। कम मेहनत ज्यादा फायदा, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, तो हैप्पी लाइफ दोनों के लिए। लेकिन यहीं पर यह ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। जब आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कस्टमर की लाइफ को हैप्पी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को हैप्पी कर रहे हैं, तो नया कस्टमर कहां से लाओगे? जरा उस कस्टमर से अपने बारे में फीडबैक भी तो ले लीजिए। उस फीडबैक के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, और हमेशा ही रेफरेंस जरूर मांगिए। रेफरेंस मांगने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। उन्हीं सवालों को ज्यों के त्यों इस वीडियो को बार बार
रिवाइंड करके देखना है और कस्टमर से पूछना है जब तक कि आप तैयार नहीं हो जाते। सवाल नंबर 1, सर आपको मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा? उसको बोलने का मौका दें। उसके बाद दूसरा सवाल पूछिए, क्या मैं आपकी जरूरतें सही सही समझकर आपकी मदद कर पाया? आराम से रहिए, इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं आप, उसको आराम से बोलने का मौका दीजिए। हाँ आपने बहुत बढ़िया प्लानिंग की, ऐसा कुछ वो बोलेगा, जो भी बोलेगा वह आपके लिए अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि ऐसी प्लानिंग आज से पहले किसी LIC एजेंट ने नहीं की होगी। सवाल नंबर 3, अगर आपके किसी मित्र ने मुझे आपके पास भेजा होता तो आप उन्हें मेरे बारे में क्या फीडबैक देते? यानी कि अब आप कस्टमर के मुंह से कहलवा रहे हैं कि कस्टमर खुश है आपके साथ। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद जो रेफरेंस का सवाल है अब आप पूछेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। और अब सवाल आप पूछेंगे, सर क्या आप मुझे 4 ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं जिनकी जरूरतें आप जैसी ही हों और मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं? तो क्योंकि उस तरह का सर्कल ही उस व्यक्ति का होगा तो बिल्कुल उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्यों आपने जो प्लानिंग की है, आपकी जो उसने तारीफ की है, जो सिस्टम आपने उसे बताया है उसे बहुत बढ़िया लगा है। तो फिर आप उनके नाम और फोन नंबर यहां लिख सकते हैं। आपको 4 रेफरेंस मिल चुके हैं इसी तरह के क्लाइंट के, इसी तरह के लोगों के। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं, एक लास्ट स्टेप और कीजिए। वो एक सवाल और बाकी बचा है। तुरंत आप जिसके पास जाएं आपको वह पहचानेगा नहीं। इसने रेफरेंस तो दे दिए, लेकिन रेफरेंस के साथ यदि आप उससे बात करके उससे रिकमेंड करवा लो कि हाँ जी राहुल जी आएंगे, मनोज जी आएंगे, तो पॉलिसी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल होना चाहिए, जब आपने उनसे रेफरेंस ले लिए हैं उसके बाद, क्या इनमें से किसी एक व्यक्ति को जो आपके सबसे करीब है, जो आपका परम मित्र है, या जिससे आपकी रोज तीसरे दिन मुलाकात होती है, या जो आपके पास रहता है, उसको फोन करके बता सकते हो कि मैंने आपकी कैसे मदद की? यानी कि आपको रेफरेंस मिल रहा है डायरेक्ट। मैं इस सवाल को दोबारा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर मैं सही सही भाषा में बताऊं तो इसका ये होगा, क्या इनमें से किसी एक व्यक्ति को फोन करके आप बता सकते हैं कि मैंने आपकी कैसे मदद की? कृपया उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जो आपके सबसे करीब हो। आपको रेफरेंस मिल चुके हैं, आपने प्लानिंग कर ली है। अभी पहले राउंड में आपने प्रीति की एजुकेशन की प्लानिंग की, इसके बाद दोबारा अगले राउंड में रोहित की एजुकेशन है, फिर उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो बहुत कुछ है। उसके बाद भी चीजें चलती रहेंगी। तो कस्टमर से आप सिग्नेचर ले लीजिए, आपके सिग्नेचर और तारीख। यदि मैं कहता हूं इस तरीके को आप फॉलो कर गए तो कोई आपको MDRT होने से नहीं रोक सकता। मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूं, यह जो निष्कर्ष है, जो ये गोल फाइंडर है, जो ये सिस्टम है, जो ये हैप्पी लाइफ का कंसेप्ट है, ये कहीं नहीं बताया गया होता। अगर आप इसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सबकी लाइफ हैप्पी होगी, आपके कस्टमर की, आपकी, सबकी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जब तक आपकी मास्टरी नहीं हो जाती बार बार देखिए, बार बार लिखिए, बार बार सवालों को लिखकर याद कीजिए, कस्टमर के साथ प्रैक्टिस कीजिए और एक नए स्टाइल से प्रेजेंटेशन देते हुए MDRT, COT और TOT बनिए। थैंक यू, धन्यवाद।